के लिए हम लोगों को कंटिन्यू। तो ये रहा भाई आपका इलेक्ट्रोलिसिस पहला, ठीक है टॉपिक, हम इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ ऑफ फैराडेज लॉ देखेंगे और उसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग थोड़ा बहुत इलेक्ट्रोलिसिस थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, और उसको डिस्कस करने से पहले कहीं एक पेज मुझे मिल जाए कि वो आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। एक दो लोग थोड़े बहुत एब्सेंट थे तो उन लोगों के लिए, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है क्या, कि भाई हमने क्या करा कि हमने एक बीकर ले लिया है। यहाँ पर देखिए हमने एक बीकर ले लिया और उसमें एक इलेक्ट्रोड डीप कर दिया है। कौन सा इलेक्ट्रोड डीप किया हुआ है? एक इलेक्ट्रोड मान लो कि ए फॉर एनोड है और यहाँ पर सी फॉर क्या है? कैथोड है। कैथोड पर कौन सी रिएक्शन होने वाली है बोलिए आप लोग? रिडक्शन। और एनोड पर कौन सी रिएक्शन होगी? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। एनोड पर जो है ना, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा एनोड इलेक्ट्रोड पर, और यहाँ पर कैथोड पर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल का सेटअप है। गैल्वेनिक सेल में क्या हो जाता है? इसका उल्टा हो जाता है, एनोड पर नेगेटिव होता है और कैथोड पर पॉजिटिव चार्ज होता है। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। बात आती है कि भाई इलेक्ट्रोलिसिस की जब हम बात करेंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस में हमने पहले के 2-3 इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शंस हमने देख रखे हैं। जो फोर्थ इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है उसकी बात करते हैं। यहाँ पे आप देखिए जो फोर्थ नंबर का इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन है वो कौन सा है? जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, यहाँ पर जो है इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4। क्या करने वाले हम लोग? इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4, कॉपर सल्फेट का हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड। क्या करेंगे हम लोग? कॉपर इलेक्ट्रोड यूज करेंगे। और ये जितने भी आपको इलेक्ट्रोड दिख रहा है यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव, यानी कि एनोड और कैथोड जो इलेक्ट्रोड है वो किसका बना हुआ है? कॉपर का बना हुआ है। ठीक है, यानी कि इससे पहले हम लोग क्या यूज कर रहे थे भाई? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड यूज कर रहे थे। कौन सा इलेक्ट्रोड? प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। और ये क्या होता है? इनर्ट इन नेचर। जब ये इनर्ट इन नेचर होगा तो ये यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोलिसिस रिएक्शन होगी वहां पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन अब यहाँ पर कॉपर इलेक्ट्रोड आ गया है तो कॉपर इलेक्ट्रोड भी इस रेडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला है और हम उसको देखेंगे। सो चलिए बेसिकली यहाँ पर ना हमने क्या करा कि भाई CuSO4 ऐड किया हुआ है, तो CuSO4 जैसे ही ऐड करोगे तो आप लोग देखोगे कि भाई CuSO4 ये देखिए कॉपर सल्फेट ये ब्रेक होगा तो कौन कौन से आयन बनाएगा? एक तो यहाँ पर बनेगा Cu2+ आयन और यहाँ पर क्या बनेगा? SO4 2-। ये दो आयन तो बनने वाले हैं, एक कैटायन एक एनायन। अब क्या सोल्यूशन में वाटर भी आयोनाइज जो कि OH- आयन और H+ आयन प्रोड्यूस करेगा कि नहीं करेगा? बताइए आप लोग। यहाँ पर जो है H2O जो है ये भी थोड़ा बहुत आयोनाइज होता है H+ N+ OH- में, ये बहुत कम अमाउंट होता है। ठीक है, लेकिन मान लेते हैं कि भाई ये भी आयंस होते हैं यहाँ पर। तो अब होगा क्या कि अब यहाँ पर जो 4 आयंस है, पहला जो कि पॉजिटिव आयंस, एक तो आपका H+, दूसरा क्या है? Cu2+। अब एक बात बताइए, जो पॉजिटिव आयंस है क्या वो निगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे कि नहीं होंगे? यस सर। ठीक है, और दूसरा देखिए SO4 जो है सल्फेट आयन जो है निगेटिव आयन से वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी कि यहाँ पे देखिए A फॉर एनायन, A फॉर एनोड, तो A से A की तरफ जाएगा, एनोड पर एनायन ही जाएंगे। और कैथोड यहाँ पे देखिए C से C पर, यानी कि जो कैटायन है वो कैथोड पर जाएंगे और उनका क्या हो जाएगा? ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पर कि भाई यहाँ पे आप लोग देखिए हम एट कैथोड की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एट कैथोड। ठीक है, और एट एनोड। एनोड पर जो है आपका ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी और कैथोड पर जो है वो कौन सी रिएक्शन होगी? रिडक्शन रिएक्शन होगा। चलिए देखिए यहाँ पर आप देखोगे कि भाई कैथोड पर कौन कौन से आयन जा रहे हैं। एक तो मेरा H+ भी जा रहा है और दूसरा कौन सा आयन जा रहा है?
Cu2+ भी जा रहा है, लेकिन इन दोनों में से किसका रिडक्शन होगा ये डिपेंड करता है रिडक्शन पोटेंशियल पर। यानी कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, और जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका क्या होगा, रिडक्शन नहीं होगा, तो वो रिमेन सेम रहेगा। चलिए आ जाइए हम इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने पहले से ही ड्रॉ कर रखा है कि ये वाला आप देखिए, ये वाला, ठीक है। यहाँ पे देखोगे तो हाइड्रोजन का क्या है, 0 है, ठीक है। लेकिन कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल जो है 0.153 है, यानी कि कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है, तो कॉपर ही रिड्यूस होने वाला है, ठीक ना। तो आ जाइए यहाँ पर, अब यहाँ पे देखेंगे जो हमने रिडक्शन रिएक्शन, इसमें जो है ना H+ क्या रहेगा, एज इट इज रिमेन सेम रहेगा सोल्यूशन में, लेकिन कॉपर का क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, और ये जो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये जो कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, कैथोड की हम बात कर रहे हैं भाई, कहाँ कर रहे हैं, कैथोड की बात कर रहे हैं। तो अब देखिए कैथोड पर मेरा क्या हो जाएगा, कॉपर ऐसे ही आकर के डिपोजिट हो जाएगा, इसके इलेक्ट्रोड के नीचे भी वो प्रेसिपिटेट सेटल डाउन हो जाएगा कॉपर मेटल। ये तो रही भाई आपका कि भाई कैथोड पर, सॉरी हाँ, कैथोड पर कॉपर मेटल डिपॉजिट होगा। लेकिन अब बात आती है एनोड पर, आप देखेंगे तो एनोड पर भी सिमिलरली यही होता है कि ये जो एनोड पर जो है ना इलेक्ट्रोड जो है, इलेक्ट्रोड कौन सा हमने यूज किया हुआ है बताइए आप लोग, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज किया है कि नहीं किया, यस सर। हमने कॉपर इलेक्ट्रोड लिया हुआ है। तो यहाँ पर कॉपर खुद ही जो इलेक्ट्रोड है, क्योंकि वो इनर्ट नहीं है, तो वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, कॉपर सॉलिड से कहाँ जाने लगेगा, Cu2+ प्लस 2 माइनस, या सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा, यानी कि ये एक्वस में चला गया, ठीक है। ये एक्वस में चला गया, तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो ऑक्सीडाइज हो रहा है इलेक्ट्रोड, तो ये Cu2+ आयन वापस यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, कैथोड पर आएगा, और वो रिडक्शन हो जाएगा, और कैथोड पर क्या होने लगेगा, सेटल होने लगेगा। यानी कि ये जो आयन ऑक्सीडाइज हो रहा है ना इलेक्ट्रोड का, वही वापस कैथोड पर जाकर के चिपक जाएगा, क्योंकि वहां पर रिडक्शन हो जाएगा उसका। अब एक बात बताइए आप लोग, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं इसका कलर चेंज करके आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ कि भैया यहाँ पे ये जो एनोड है, ये जो एनोड आप लोग देख रहे हो, व्हाइट कलर करता हूँ, ये जो एनोड आप लोग देख रहे हो ना, ये एनोड से CuSO4 यानी कि कॉपर कहाँ जाने वाला है, सॉल्यूशन में Cu2+, और यहाँ से वापस ये Cu2+ जो आयन है वो वापस कहाँ चला जाएगा, डिपोजिट हो जाएगा कैथोड पर, क्योंकि वहां पर उसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो यहाँ पर ये जो आयन में Cu2+ आयन था वापस कैथोड पर ये डिपोजिट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आप क्या बोल सकते हो कि ट्रांसफर ऑफ मेटल्स, ठीक है, क्या बोल सकते हो यहाँ पर भाई, ट्रांसफर ऑफ मेटल्स कहां से कहां पे हो रहा है बताइए, एनोड टू कैथोड, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, ठीक है। ये आप नोट कर लीजिएगा। ये रिएक्शन इतनी समझ में आई क्या, हेलो, यस सर। बाकी लोगों को, यस सर। चलिए ये इलेक्ट्रोलिसिस बस इतना ही था। आगे आते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस AgCl का रहने ही देते हैं, बहुत बढ़िया। अब आ जाते हैं, एक होता है फैराडे कैलकुलेशंस, किसकी बात करेंगे हम लोग, फैराडे कैलकुलेशंस की बात करेंगे। तो यहाँ पर आप लोगों से एक सवाल है, आप लोगों ने पहले भी देखा होगा कि 1 फैराडे इक्वल्स टू कितना होता है, 96500 कूलम, यही होता है कि नहीं होता है, 1 यस। फैराडे का हाँ, ये वैल्यू होती है 1 फैराडे का कि भैया कितना होता है, 96500 कूलम। ये एग्जैक्ट डेटा नहीं है, ये रफली हमने मान के रखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा ये कैसे आता है, मान लो कि भाई हमने एक बॉक्स बनाया, क्या बनाया, एक बॉक्स बनाया, ठीक, 3D बॉक्स बन सकता है क्या मेरे से, चलिए ट्राई करते हैं, सॉरी ये तो कहीं और जा रहा है, मुझे लग रहा है मैं 3D बॉक्स तो बना ही लूंगा आज। ये देखिए ये है आपका 3D बॉक्स। अब इस बॉक्स में एक काम करिए आप लोग कि पहले ना बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है, कितने हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं,
अब ध्यान से सुनिए, एक इलेक्ट्रॉन को इस बॉक्स में डाला, दूसरे इलेक्ट्रॉन को डाला, तीसरे इलेक्ट्रॉन को डाला, चौथे, पांचवें, ऐसे करते करते ना आप एक काम करिए, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो 1 मोल इलेक्ट्रॉन है ना इस बॉक्स में ऐड करोगे, कितना बताइए आप लोग, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस बॉक्स में हमने कितना इलेक्ट्रॉन डाल दिया, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ही 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन डालोगे तो आप क्या बोलोगे भाई कि यहाँ पर 6 इंटू 023 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स आपने डाले कि नहीं डाले, बताइए आप लोग। 1 मोल का मतलब कि एक एवोगैड्रो नंबर, इतना ही होगा कि नहीं होगा? यस सर। बाकी लोग बोल नहीं रहे, क्यों भाई, गुस्से में हो क्या आप लोग? यस सर। बोलते रहिए थोड़ा बहुत। एवोगैड्रो का मतलब कि भैया आपने क्या करा, 6 इंटू 0.23 इंटू 10 टू पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हमने क्या किया, इस बॉक्स में हमने डाल दिया। अब आप लोगों से पूछता हूं कि चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बताइए? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 होता है कि 18? 19 सर। -19, ठीक है, गलत लिखो तो बताते रहिएगा आप लोग। अब एक बात बताइए कि हमने क्या करा, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक बक्से में किया, और बक्से में अब बताइए कि 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन हमने डाला है तो उतने ही तो चार्ज उसमें होंगे ना, यानी कि 1 मोल चार्ज होगा कूलॉम। तो एक काम करते हैं कि भैया हमने क्या करा, पूरा अगर मैं टोटल चार्ज निकालूं, क्या करूं, टोटल चार्ज, इस बॉक्स में कितना टोटल निगेटिव चार्ज है उसको कैलकुलेट करते हैं। टोटल चार्ज, तो क्या करेंगे भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज है, 10 टू पावर -19 कूलॉम इनटू एवोगैड्रो नंबर से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 0.23 इंटू 10 टू पावर 23, ठीक है, कितना हो गया, 23। अब आप लोग अगर पूरा कैलकुलेट करोगे तो आप लोग बताओगे कि भैया ये कितना हो रहा है, 16 इंटू 6023 इंटू 10 टू पावर 4। चलिए बताइए कितना आ रहा है इसकी वैल्यू, किसी के पास कैलकुलेटर है क्या? नहीं है तो मैं कर लेता हूँ। 1.6 मल्टीप्लाई बाई 6.023, यहाँ पे आप लोग देखोगे तो ये जो वैल्यू निकल के आएगी ना, जो चार्ज निकल के आएगा वो 9.6, कितना आ रहा है, 9.6368 इंटू 10 टू पावर 4। अब यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, 96368, इतना कूलॉम चार्ज आ रहा है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना कूलॉम चार्ज आएगा वो ध्यान से सुनिएगा, 96368 कूलॉम। लेकिन हमने क्या करा, ये जो टोटल चार्ज है ना ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 फैराडे के, किसके बराबर होगा, 1 फैराडे के। और इसको हमने क्या कर लिया, रफली मान लिया कि भैया 1 फैराडे इक्वल्स टू, क्या कर दिया, 1 फैराडे इक्वल्स टू नियरली ये कितना हो जाएगा, 96500 कूलॉम, कितना हो जाएगा, 96500 ये कूलम्स। जो है ना इसको हमने रफली मान लिया कि भाई ये इक्वल है 96500 के कूलॉम के। तो हमने 1 फैराडे का, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है पर रफली वैल्यू है, क्योंकि हमारी कैलकुलेशंस के लिए और आसान हो जाए। तो अगर आपसे कोई बोलता है कि भाई 1 फैराडे का मतलब क्या हुआ, तो आप बोलोगे कि भैया 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जितना चार्ज कैरी करते हैं वो 1 फैराडे चार्ज हो। ठीक है, इतना क्लियर हो गया सभी लोगों को? यस सर। यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉज की बात करेंगे कि फैराडे फर्स्ट लॉ क्या बोलता है, और इसमें थोड़ा बहुत हम देखते हैं और इसके जो फॉर्मूलेज वगैरह हैं वो हम देखेंगे। आप लोगों से एक सवाल है कि अगर मैं मान लो कि हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बनाया, ये रहा आपका बीकर,
और इस बीकर में हमने इलेक्ट्रोड डीप किया, ठीक। एक होगा हमारा कैथोड, दूसरा एनोड होगा, और इसको हमने एक्सटर्नल सर्किट से कनेक्ट किया हुआ है। एक्सटर्नल सर्किट यानी एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट किया हुआ है। ये क्या है भैया, आपका बैटरी है। बैटरी हमने कनेक्ट कर दिया। अब हो क्या रहा है यहाँ पर कि हमने एक्वा सॉल्यूशन में इसको सेटअप किया, पूरा सेटअप, और एक्सटर्नल सर्किट से हमने जैसे ही बैटरी से कनेक्ट करेंगे और बैटरी को ऑन करेंगे, तो चलिए मैं मान लेता हूँ कि भाई ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड यानी कि एनोड है, और ये नेगेटिव वाले ये कैथोड है। यहाँ पर मैं मानता हूं कि भाई ये जो बैटरी है ना, ध्यान से सुनिएगा, ये जो बैटरी है ये आई करंट फ्लो कर रही है। कितना करंट फ्लो कर रही है इस सॉल्यूशन में? ये I इलेक्ट्रोलाइट current. इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है। हमने कहा तो भैया ये जो बैटरी है ये आई करंट जो है, आई एम्पियर करंट जो है सॉल्यूशन में कर रही है, और कितने टाइम के लिए? तो जो टाइम है वो टी सेकेंड के लिए। कितने सेकेंड के लिए? टी सेकेंड के लिए आई एम्पियर करंट जो है हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में फ्लो कराया है। और वो करंट जब फ्लो होगा तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि भाई जहां रिडक्शन होता है, ध्यान से सुनिए क्या बोलने वाला हूं, जहां रिडक्शन होता है, मान लीजिए कैथोड पर, तो क्या इस पे कुछ अमाउंट, कुछ मेटल डिपॉजिट होते हैं कि नहीं? जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है, मैंने मान लिया कि भैया वो जो है डब्ल्यू ग्राम, कितना कितना डब्ल्यू ग्राम, डिपॉजिटेड, या तो डिपॉजिट होगा, या अगर मान लीजिए कि कैथोड पर अगर कोई गैस बन रही है, क्या होगी? अगर कोई गैस बन रही है तो यहाँ और करके लिख लीजिए तो भाई डब्ल्यू ग्राम जो है गैस लिबरेटेड, ठीक है। गैस हो सकता है, अगर गैस बनेगी तो ऑब्वियसली वो उड़ जाएगा, और अगर सॉलिड होगा तो इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट होगा। तो मैंने मान लिया कि डब्ल्यू ग्राम ये डिपॉजिट हो रहा है। चलिए, आप लोगों से एक और बात कहना है कि अगर मैं बोलूं, फिजिक्स में थोड़ा बहुत आप लोग हेल्प करिएगा मेरा, कि एक फॉर्मूला होता है कि भैया आई इक्वल्स टू, क्या होता है? आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. लिख सकते हैं? कितने लोग एग्री कर रहे हैं? बोल दीजिए, बोल दीजिए, चलिए। बाकी लोग? हेलो, बाकी लोग नहीं बोलेंगे क्या? अगर मान लेता हूं कि भाई टी सेकेंड के लिए आई एम्पियर करंट फ्लो हुआ है, तो क्या हम इस फॉर्मूले से फ्लो ऑफ चार्ज निकाल सकते हैं कि नहीं, कि भैया कितना चार्ज फ्लो हुआ? तो क्यू इक्वल्स टू आई टी से फाइंड आउट कर सकता हूं कि नहीं कर सकता, कि भैया इतना करंट जो है, आई टी करंट हमारा जो चार्ज जो है इस सोल्यूशन में फ्लो हुआ है, ठीक है। अब हुआ क्या, फैराडे साहब ने यही कहा कि भैया, उनका जो ध्यान से सुनिएगा, उन्होंने क्या बोला कि अगर मान लीजिए किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में आपने क्यू चार्ज पास किया, क्या किया? क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज पास किया, और मास जो है डब्ल्यू डिपॉजिट हो रहा है, तो उन्होंने यही बोला था कि भैया जो वेट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड होगा, डब्ल्यू जो डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड होगा, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होगा? चार्ज के होगा। क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हेलो, बड़े बड़े शांत शांत लग रहे हो, क्या हो गया? एक मिनट, एक मिनट। हेलो श्वेता, आयुष, रिया, वंशिका, आप लोग सुन रहे हो ना कि नहीं सुन रहे हो? यस सर। शिवानी, Yes, sir. Yes, sir. कोई बात नहीं, आप लोग बोलते रहिएगा, थोड़ा बहुत ना समझ में आए तो तुरंत पूछ लीजिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर फैराडे साहब ने ये बोला कि देखिए भाई, जो डब्ल्यू अमाउंट जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पर डिपॉजिट हो रहा है, वो जो है ना, मैं मान लेता हूँ कि डब्ल्यू ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज है। अगर सॉल्यूशन में आपने चार्ज ज्यादा फ्लो करवाया, समझ में आ रही है बात, ज्यादा अगर चार्ज आपने फ्लो करवाया है, तो जो अमाउंट डिपॉजिट होगा वो भी ज्यादा होगा।
ठीक है, यहाँ पर जो W है वो तभी बढ़ेगा जब आपका Q बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए करंट या चार्ज आपने सॉल्यूशन में कम फ्लो किया है तो डिपॉजिटेड अमाउंट भी क्या मिलेगा आपको इलेक्ट्रोड पर, वो कम मिलेगा, या लिबरेटेड जो गैस है वो भी उसका भी अमाउंट कम हो जाएगा। यानी कि जो है वेट डिपॉजिटेड एट इलेक्ट्रोड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज पास्ड इन सॉल्यूशंस या इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पर देखिएगा कि भाई ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन है, तो मैंने मान लिया कि अगर प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाएंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, W इक्वल्स टू Z इंटू Q, Z इंटू Q। और यहाँ पर जो Z है वो आप ध्यान से लिख लीजिए, Z की क्या होता है यहाँ पर, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, इसको क्या बोलते हैं, जेड को इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं। और इसका जो फॉर्मूला है इसके लिए भी एक वैल्यू निकल के आती है, वो नोट कर लीजिए, जेड इक्वल्स टू ई अपॉन एफ। यहाँ पर एफ क्या होगा तो वो नोट कर लीजिए, मैं बता देता हूं। यहाँ पे देखिए ये जो ई निकल के आएगा, यहाँ पर ई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट। और दूसरा जो है एफ जो है वो आपका क्या है, फैराडे कांस्टेंट, फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, यानी कि जो 96500 कूलॉम था उसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जेड की वैल्यू अगर आपको निकालना होगा तो कहां से निकालोगे, ई अपॉन एफ। अब बात आती है, यहाँ पे आपने देखा कि भाई क्यू की भी वैल्यू हमने निकाल रखी है और जेड की भी वैल्यू हमने निकाल रखी है, तो क्या यहाँ पर एक फॉर्मूला यहाँ से बन सकता है, ध्यान से सुनती रहिए, कि वेट डिपॉजिटेड जो है ई अपॉन एफ इंटू क्यू, ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बताइए आप लोग। अगर जेड की वैल्यू मैं यहाँ पर पुट कर दूं तो कहाँ Yes, पर, sir. यहाँ पर। ठीक है, एक फॉर्मूला तो ये बन जाएगा। ठीक है, इसको भी नोट कर लीजिए। दूसरी बात आती है कि भैया यहाँ पे जो Q देख रहे हो ना आप लोग, Q, उस Q की अगर मैं बात करूंगा तो वहां पर भी Q इक्वल्स टू आई टी अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूं इस वाले फॉर्मूले में, देखिए ध्यान से, यहाँ पर Q इक्वल्स टू क्या पुट कर दूं, आई टी, तो एक नया फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, W इक्वल्स टू ई अपॉन, सॉरी, ई अपॉन एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई इंटू टी। ठीक है, ये दो फॉर्मूले आप लोग याद रखिए, वैसे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप लोग समझ जाओगे तो आसानी से वैल्यू पुट कर लोगे, याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये दो फॉर्मूले हैं फैराडे फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग। फैराडे यही बोलते हैं कि भाई जितना ज्यादा आप करंट पास करोगे उतना इलेक्ट्रोड पर जो है मेटल डिपॉजिट होगा, चाहे उस इलेक्ट्रोड पर गैस लिबरेट होगी, और यहाँ पर कोई इंफॉर्मेशन नहीं देता है। ठीक ना, तो चलिए इसके रिगार्डिंग एक दो न्यूमेरिकल्स लगा लेते हैं, और तो कुछ है नहीं यहाँ पर। आ जाइए एक चीज और बता देता हूँ, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है क्या। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की जब हम बात करेंगे तो मान लीजिए कि हमारे पास फॉर्मूला जो था वो क्या था, कि भाई W इक्वल्स टू यहाँ पर जो है Z इंटू क्यू, और इसको मैं अगर फर्दर मॉडिफाई करके लिखूं तो Z इक्वल्स टू क्यू इंटू आई टी। ठीक है, Q इंटू आई टी। अगर मैं ये बोलूं कि भाई किसी भी सिस्टम में, किसी भी जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल था, अगर मैं मान लूं कि भाई थोड़ी देर के लिए कि आई करंट जो है वो 1 एम्पियर, कितना, 1 एम्पियर, और वो जो करंट है कितने सेकेंड के लिए पास करूं, 1 सेकेंड के लिए, 1 सेकेंड के लिए। तो यहाँ पे जब वैल्यू आप पुट करोगे तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, Z इंटू 1, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एम्पियर इंटू 1 सेकेंड। तो यहाँ पे आप देखोगे कि W इक्वल्स टू Z निकल के आएगा। तो यानी कि 1 एम्पियर करंट जो है 1 सेकेंड के लिए पास करोगे तो जो वेट डिपॉजिटेड होगा ना एट इलेक्ट्रोड, वो किसके इक्वल हो जाएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के इक्वल ये वैल्यू आ जाएगी।
चलिए बहुत बढ़िया। यहाँ पे आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि ये जो इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, सॉरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड, how much charge is required to reduce 1 mole of Al3 minus। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर ए में इन्होंने बोला हुआ है कि भाई 1 मोल ऑफ Al3 प्लस, ठीक है। यानी कि अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि अगर किस में रिड्यूस करना है, टू एल्यूमिनियम। अब आप लोगों से यही सवाल मेरा है कि अगर मैं बोलूं कि भैया ये एल्यूमिनियम, सॉरी एजी नहीं है, एल्यूमिनियम 3 प्लस है, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको मैं ऐड करूंगा तो क्या एल्यूमिनियम 2 प्लस में बदलेगा कि नहीं बदलेगा? कितने लोग एग्री कर रहे हैं बताइए। यस सर। यस। बाकी लोग नहीं बोलेंगे, बोलते रहिए। अब मान लीजिए कि इसी को मैं एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं तो एक मोल यहाँ पे जो Al2 प्लस है, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं तो क्या ये Al प्लस में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा? और फिर मैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन और ऐड कर दूं तो ये किस में चला जाएगा? एल्यूमिनियम में। एक बात बताइए कि यहाँ पर जो Al3 प्लस था वो 1 मोल था, 1 मोल था, 1 मोल आयन था Al3 प्लस, तो Al2 प्लस लाने में क्या 1 मोल मुझे इलेक्ट्रॉन लगेगा कि नहीं लगेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन लगेगा Yes, तभी ये sir. किस में चला जाएगा? Al2 प्लस में। अब Al2 प्लस भी मेरा क्या है भाई, यहाँ पर 1 मोल ही है, ठीक है। अब Al2 प्लस को Al प्लस में ले जाने में मुझे 1 मोल और इलेक्ट्रॉन ऐड करना पड़ेगा। कितना करना पड़ेगा? 1 मोल इलेक्ट्रॉन। तो ये Al प्लस में जाएगा और ये भी 1 मोल है। Al प्लस भी कितना है बताइए? सॉरी ये भी मेरा 1 मोल है। अब इसको भी एल्यूमिनियम में रिड्यूस करने के लिए आपको कितना ऐड करना पड़ेगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। यानी कि टोटल जो मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा वो कितना हो जाएगा बताइए? 3 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर होंगे एल्यूमिनियम 3 प्लस से एल्यूमिनियम में जाने के लिए। यानी कि एक बात बताइए, अगर मैं बोलूं कि 1 मोल इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 1 फैराडे, तो यहाँ पे 3 मोल इलेक्ट्रॉन जो है इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 फैराडे चार्ज होगा कि नहीं होगा? बताइए आप लोग। Yes, हेलो, sir. नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को? यहाँ पे सर देखो मैंने एक बार रिपीट कर दो। यहाँ पे देखो मैंने क्या बोला था कि भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? 1 फैराडे होता है कि नहीं होता है? यहाँ पे देखिए मैंने क्या बोला था, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन एक साथ रखो 6 × 10⁻³ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल चार्ज कितना आएगा? 1 फैराडे जितना आएगा, 96500 कूलम, ठीक है। 1 मोल अगर इलेक्ट्रॉन होगा तो सिमिलरली इन्होंने क्या बोला हुआ है, इसको मैं पूरा इरेज कर देता हूँ और क्या आप समझिएगा, दोबारा मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को कि भाई यहाँ पे आप लोग देखिए Al जो है 3 प्लस जो है ये कितना है? 1 मोल, ठीक है, 1 मोल है। और यहाँ इसको हम एल्यूमिनियम में रिड्यूस कर रहे हैं, तो क्या अगर ये एल्यूमिनियम 1 मोल है तो 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन चाहिए कि नहीं चाहिए? तभी तो ये एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम 0 में जाएगा। यानी कि एक जो मोल है वो 3 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो टोटल मोल कितने इलेक्ट्रॉन्स के जाएंगे? 3 मोल। रिड्यूस करने के लिए टोटल नंबर ऑफ मोल्स कितने रिक्वायर होंगे इलेक्ट्रॉन के? तो वो 3 मोल रिक्वायर होगा। होगा कि नहीं होगा यहाँ पर? Yes, हेलो, sir. आप लोग नहीं समझ पा रहे हो, बाकी लोग? Yes, sir. चलिए अब मान लीजिए 3 मोल रिक्वायर है इलेक्ट्रॉन, तो अगर 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है? 1 फैराडे, तो यहाँ पर 3 मोल इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना हो जाएगा? 3 फैराडे। यानी कि इसको रिड्यूस करने के लिए टोटल चार्ज कितना चाहिए? तो 3 फैराडे Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 3 फैराडे मेरा चार्ज रिक्वायर होगा, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर आ जाइए, ऑप्शन बी में यहाँ पे देखोगे
ऑप्शन बी में क्या बोल रहे हैं कि भाई यहाँ पर आप देखोगे 1 मोल ऑफ MnO4 माइनस 2 Mn2 प्लस में। तो इनमें उन्होंने बोला हुआ है कि हाउ मच रिक्वायर, चार्ज कितना रिक्वायर होगा। तो आप लोगों से यहाँ पे देखोगे भाई Mn4 माइनस का जब आप लोग ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो निकल के आएगा Mn5 प्लस, कितना आएगा Mn5 प्लस आएगा, नहीं, यहाँ पर जो होगा वो Mn7 प्लस होगा, ठीक है। और ये Mn7 प्लस किस में जा रहा है, Mn2 प्लस में जा रहा है, यानी कि ये जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। और यहाँ पे Mn जो कितना है बताइए आप लोग, 1 मोल Mn है, तो 1 मोल रिड्यूस करने के लिए हमें 5 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रिक्वायर होंगे इसको Mn2 प्लस में ले जाने के लिए, 5 मोल। कितने इलेक्ट्रॉन रिक्वायर होंगे, 5 मोल रिक्वायर 5 होंगे। मोल। और यहाँ पर अगर मान लीजिए आप लोगों ने देखा ये कि भैया 1 मोल चार्ज, 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, 1 फैराडे। तो यहाँ पर सिंपली क्या हो जाएगा, 5 मोल जो इलेक्ट्रॉन होगा वो 5 फैराडे चार्ज कैरी करेगा कि नहीं करेगा। यस सर। तो सिमिलरली यहाँ पे जो चार्ज रिक्वायर होगा इसको Mn7 से Mn2 में रिड्यूस करने के लिए, उसके लिए मुझे चार्ज चाहिए 5 फैराडे। ऐसे आप लिखिए, चाहे 5 इंटू 96500 कोलॉम लिखिए, बात एक ही है। इतना क्लियर हो गया आप लोगों को? यस सर। यस सर। चल, यस बहुत सर। बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस में। कितना टाइम हुआ, 47। चलिए टाइम है हमारे पास। थर्ड क्वेश्चन में देखते हैं यहाँ पर। इसके लिए कुछ रिएक्शंस होंगे, इनके रिएक्शंस को पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, फिर मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन में आप देखोगे भाई, ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मच इलेक्ट्रिक चार्ज इज रिक्वायर्ड टू ऑक्सीडाइज 1 मोल ऑफ H2O टू ऑक्सीजन में, यानी कि वाटर को जो है ना ऑक्सीजन में आपको क्या करना है भाई, कन्वर्ट करना है, ऑक्सीडाइज करना है। तो इसके लिए ना सबसे पहले तो आपको ना रिएक्शंस आनी चाहिए। रिएक्शन का कहने का मतलब, यहाँ पे आप लोग देखिए कि भाई H2O जो है ये ऑक्सीडाइज होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। तो 1/2 O2 प्लस क्या बनाता है, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब एक बात बताइए आप लोग कि 1 मोल वाटर है, कितना है, 1 मोल वाटर है, तो ये कितना चार्ज लूज कर रहा है, 2 मोल। कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस सर। यस सर। यानी कि यहाँ पे 2 मोल्स जो है इलेक्ट्रॉन वो लूज कर रहा है, यानी कि 2 मोल्स इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, यानी कि 1 मोल को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना चार्ज लग रहा है इसमें, बताइए। 2 फैराडे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, सिंपली यस सर। 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। यानी कि भैया हमने आपको पहले ही बताया 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब कितना चार्ज हो जाएगा, 1 फैराडे। यहाँ पे सिमिलरली 2 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 2 फैराडे। सिमिलरली 3 मोल के लिए कितना हो जाएगा, 3 फैराडे। तो जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही फैराडे आपका चार्ज हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीडाइज कितना हो रहा है, 2 मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। तो ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 मोल वाटर को ऑक्सीडाइज करने के लिए कितना चार्ज चाहिए, 2 फैराडे आपको चार्ज चाहिए। चलिए बहुत बढ़िया, इतना अगर क्लियर हो गया हो तो आगे बढ़ते हैं। इसको आप क्या कर सकते हो भाई, 2 इंटू 96500 कोलॉम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, बी ऑप्शंस में आ जाइए। यहाँ पर इन्होंने बोला हुआ है कि 1 मोल ऑफ FeO को आपको क्या करना है, ऑक्सीडाइज करना है Fe2O3 में। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम बोलते हैं कि भाई ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका। इस रिएक्शन में आप देखोगे तो क्या हो जाएगा, FeO जो है इसका रिएक्शन जो है वो ध्यान से सुनिएगा, 1/2 H2O जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1/2 Fe2O3 प्लस H प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है। एक बात बताइए कि यहाँ पर FeO कितना है, 1 मोल, और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है वाटर से रिएक्ट करके, तो कितना इलेक्ट्रॉन, कितना मोल इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 1 मोल कर रहा है कि नहीं कर रहा है, यस सर। 1 मोल। ये रिएक्शन याद होना थोड़ा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये 1 मोल कन्वर्ट कर रहा है, यानी कि
1 मोल FeO को ऑक्सीडाइज करने के लिए 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स लूज करना पड़ रहा है, तो टोटल चार्ज कितना रिक्वायर होगा इसको? 1 फैराड, यानी कि 96500 कूलम। सिंपली इतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत एक दो और न्यूमेरिकल्स हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ये न्यूमेरिकल है, ये आई थिंक जेईई मेन वगैरह में पूछा हुआ है, पुराना न्यूमेरिकल है वैसे तो। इस क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा वो देखिएगा। यहाँ पे बोला हुआ है फाइंड द कॉपर डिपॉजिटेड व्हेन 5 एम्पियर करंट इज यूज्ड फॉर 1 आवर टू इलेक्ट्रोलाइज CuSO4 सॉल्यूशन। यानी कि आपने क्या करा, एक बीकर लिया और इसमें जो 2 इलेक्ट्रोड आपने डीप करे हैं, कौन कौन से, ये 2 इलेक्ट्रोड, और इसको आपने किसी बैटरी से कनेक्ट किया है, और इसमें जो सॉल्यूशन रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, CuSO4 यानी कि Cu2+ और SO4 2-। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि कॉपर जो है ना इस पे डिपॉजिट हो रहा होगा कैथोड पर। तो वही पूछा हुआ है भैया अगर डिपॉजिट हो रहा है तो कितना अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है वो आप बता दीजिए। क्या करिए, वो आप बता दीजिए कि भैया कितना अमाउंट जो है वो डिपॉजिट हो रहा है। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है कि फाइंड द कॉपर डिपॉजिटेड। अब यहाँ पे ये जो बैटरी है ना, I इक्वल्स टू कितना करंट फ्लो कर रही है, 5 एम्पियर कर रही है, और टी टाइम कितना दिया हुआ है, 1 आवर के लिए। 1 आवर के लिए हम इसमें क्या कर रहे हैं, 5 एम्पियर का करंट पास कर रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि भैया W बताइए कितना डिपॉजिट हो रहा है। अब आप लोगों के लिए थोड़ा बहुत डिफिकल्ट तो नहीं होगा, पर आ जाइए एक बार फॉर्मूला में आप लोगों को रिवाइज करवा देता हूँ यहीं पर। फॉर्मूला क्या था भाई, कि वेट डिपॉजिटेड इक्वल्स टू क्या था, एक फॉर्मूला था कि Z इंटू क्यू था। दूसरा क्या था कि इसमें अगर Q की जगह IT रख दूं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर बताइए, Z इंटू IT। और फिर हमने अगर Z की भी वैल्यू रख दूं तो E/F इंटू IT। ये था कि नहीं था, बताइए आप लोग। Yes, sir. चलिए Yes, sir. बहुत बढ़िया। यहाँ पे E जो था इक्विवेलेंट वेट था, और वगैरह वगैरह। अब यहाँ पे सुनिए, इस रिएक्शन में आप देखोगे कि भैया कॉपर सल्फेट जो है कैथोड पर, क्या कैथोड पर जो है Cu2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में डिपॉजिट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में डिपॉजिट हो रहा है। तो यहाँ पे जो 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखोगे कि जब आप इक्विवेलेंट वेट निकालोगे, E निकालोगे, तो क्या होगा वो ध्यान से सुनिएगा। जब आप E निकालोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर मोलर मास अपॉन एक्स। यहाँ पर जो है एक्स हो, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि भैया इस पे कितना चार्ज है या कितना इलेक्ट्रॉन वो गेन कर रहा है। तो गेन कितना इलेक्ट्रॉन कर रहा है, 2 कर रहा है, या चाहे आप वैलेंसी फैक्टर बोल सकते हो। तो यहाँ पे इसके ध्यान से सुनिएगा, ई की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, मॉलिक्यूलर मास कितना दिया हुआ है, 63.5 दिया हुआ है, तो 63.5 अपॉन 2, ये इसका इक्विवेलेंट वेट हो जाए। तो यहाँ पे सारी वैल्यू ई भी हमें पता चल गई, ठीक है, आई की वैल्यू पता है, टी की वैल्यू पता है, तो हम इसमें आसानी से वैल्यू पुट करके वेट डिपॉजिटेड निकाल लेंगे। तो यहाँ पे W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से सुनिएगा, ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन एक्स इंटू 1/F इंटू आई इंटू टी। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. Yes, sir. चलिए तो अब एक काम करिए, आप लोग ये वैल्यू कैलकुलेट करके आंसर बताइए, 63.5/2 इंटू 96500 इंटू 5 इंटू टी 1 आवर है, तो 1 इंटू 60 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. चलिए इसको कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए। किसी का आया, कितना आएगा? सर अभी कर रहे हैं। ठीक।
सर 0.1 0.1 आ रहा है। 0.1184 सर 5.9 कितना आ रहा है? 5.9। यस सर बी ऑप्शन आई थिंक इसका है 5.9 यानी कि 5.8 के अराउंड इसका आंसर आएगा। ठीक है, समझ गए आप लोग? कितना आएगा जब आप इसका W की वैल्यू सॉल्व करोगे तो 5.8 ग्राम आएगा। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। राइट ऑप्शन कौन सा है? बी ऑप्शन। आप एक बार चेक करिएगा, आपका थोड़ा बहुत कैलकुलेशन कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा, नहीं तो बाकी तो सब सही है। ठीक ना? यस सर हाँ, जैसे देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, 0 0 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 6 30 36 180 और 180 और यहाँ से ये कट कर दीजिए तो ये 90 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 63.5 इंटू 90 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा 965। ठीक है, और जब आप ये देखोगे कि भाई ये इतना है, इसको डिवाइड करता हूँ, जस्ट 1 सेकेंड। सो ये हो जाएगा आपका 63.5 मल्टीप्लाई बाई 90 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 965 जी हाँ। तो 5 पॉइंट ये आ रहा है 5.92 समथिंग। तो यानी कि इसमें जो आंसर होगा कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन से। ठीक है, आप एक बार कैलकुलेशन देख लीजिएगा। ठीक ना? सभी लोग ध्यान से सुनो। हेलो हेलो, ध्यान से सुनिए। यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट आप लोग निकालोगे ना, तो इक्विवेलेंट वेट किसका निकालोगे? जो डिपॉजिट हो रहा है। किसका? जो डिपॉजिट हो रहा है। ध्यान से सुनिए कि यहाँ पर क्या है, CuSO4 है, तो Cu का सिर्फ कॉपर का ही मॉलिक्यूलर वेट लेंगे, पूरे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट नहीं लेना है आप लोगों को। किसका लेना है? जिसका निकालना, कॉपर डिपॉजिट हो रहा है तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालोगे। पूरे मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर वेट यहाँ पे नहीं लोगे, सिर्फ कॉपर का लोगे। तो कॉपर का कितना है? 63.5 और इस पे जितना चार्ज होगा उस चार्ज से आपको डिवाइड कर दोगे तो आपको इक्विवेलेंट वेट निकल जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? यस सर। यस। चलिए यस सर अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। यहाँ पर आप लोग देखिए इन्होंने क्या बोला हुआ है। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, आसानी से आप लोग सॉल्व करो। यहाँ पे बोला हुआ है 2 Farad of electricity is passed through a solution of CuSO4. The mass of copper deposited at cathode. एक बात ध्यान से सुनिएगा, इन्होंने क्या बोला हुआ है कि भैया एक आपके पास एक सोल्यूशन है। किसका सोल्यूशन है? CuSO4 का, और कैथोड इलेक्ट्रोड पर कॉपर डिपोजिट हो रहा है। W यानी कितना डिपोजिट होगा वो बताइए। हमने तो बता दिया कि भैया Q जो है वो कितना दिया हुआ है? 2 Farad। कितना दिया हुआ है? 2 फैराडे दिया हुआ है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था? ध्यान से सुनिएगा भैया, W इक्वल्स टू Z इंटू Q। यही था कि नहीं था? यस सर यस। चलिए बहुत बढ़िया। सो यहाँ पर आपको क्या करना है कि अब आप देखिएगा कि Z इंटू और सॉरी Z की वैल्यू आप क्या रखोगे भैया? यहाँ पर रख दोगे E अपॉन F। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? यस सर ठीक है, तो W इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ पर? E अपॉन F इंटू Q। और यहाँ पे जो E लिखा हुआ है ना, कॉपर है। मैंने आपको पहले ही बताया कॉपर डिपॉजिट होगा तो ये Cu2+ है। इसका इक्विवेलेंट वेट E निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट जो है इसका 63.5 अपॉन X की वैल्यू कितना आ जाएगी? 2, क्योंकि 2 चार्ज है उसका। जितना चार्ज होगा उतने से आप डिवाइड कर दीजिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या निकल के आएगा भाई? यहाँ पे E को हम क्या लिख सकते हैं? मोलर मास अपॉन X इंटू 1/F इंटू
Q, सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देखोगे कि भैया आपका जो Q की वैल्यू है वो कितना दिया हुआ है, 2 फैराडे दिया हुआ है, 2F लिख दीजिए। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो M जो होगा वो 63.5, X की वैल्यू 2 है, इनटू F की वैल्यू कितना हो जाएगी सर, F को F रहने दीजिए, इनटू Q जो कितना चार्ज हम पास कर रहे हैं 2 फैराडे। आप यहाँ पे F की जगह 96500 रखोगे तो नीचे भी F का रखना पड़ेगा, तो कोई रखने की जरूरत नहीं है, यहाँ से ये डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो जो वेट डिपॉजिटेड यहाँ पर W निकल के आएगा वो कितना आ जाएगा, 63.5 ग्राम। सिंपली आ गया कि नहीं आ गया? कौन सा ऑप्शन सही है इसका? बी ऑप्शन जो है वो राइट ऑप्शन। इतना क्लियर हुआ क्या? Yes, sir. हेलो, समझ में आ रहा है इतना? Yes, sir. चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा बहुत एक आध दो बुक में से भी कुछ एग्जांपल्स और भी देख लेते हैं इसमें। एक मिनट, कहाँ गया? हाँ, ये क्वेश्चंस देखते हैं, आगे क्वेश्चंस होगा। हाँ ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 में, आप लोग ध्यान से देखिए, फॉर्मूला बेस्ड है। इसको हम थियोरेटिकली भी सॉल्व कर सकते हैं, कि हम फॉर्मूले पे चलेंगे। यहाँ पे देखिए, एन इलेक्ट्रिक करंट ऑफ 100 एम्पियर, आपके पास ऐसे ही कुछ अपरेटस था और आपने क्या करा, एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करा, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड भी थे, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रोड थे। तो यहाँ पे आपने क्या रखा, आई की वैल्यू जो है वो 100 एम्पियर है। कितना है, 100 एम्पियर, और पास थ्रू द मोल्टेन लिक्विड ऑफ सोडियम क्लोराइड, कितना है, सोडियम क्लोराइड का क्या कर रहे हो आप, इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे हो, और टाइम कितना दिया हुआ है, तो 5 आवर के लिए, 5 आवर के लिए आप पास कर रहे हो। कैलकुलेट, ध्यान से सुनिएगा, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ द क्लोरीन गैस लिबरेटेड एट इलेक्ट्रोड एट एनटीपी, यानी कि इन्होंने बोला हुआ कि भैया जितना क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है, जैसे कि यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे NaCl का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करवा रहे थे, तो एट एनोड पर, किस इलेक्ट्रोड पर, एट एनोड, एट एनोड पर क्लोरीन का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था। तो इसने क्या करा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया, और ये किस में चला गया, Cl2 गैस में। और Cl2 जो गैस लिबरेट हो रही है, तो भैया इसका कुछ वॉल्यूम होगा कि नहीं होगा, उसी वॉल्यूम की ये लोग बात कर रहे हैं। भैया आप यहाँ पे ना एक काम करिए, कि वॉल्यूम की बात बताइए, किसकी बताइए, कि कितना वॉल्यूम जो है क्लोरीन गैस रिलीज हो रही है। तो यहाँ पे होता क्या है, कि जब हम स्टेट ऑफ गैसियस स्टेट पढ़ते हैं ना, तो वहां पे आप लोगों ने सुना होगा कि एट एसटीपी की बात करो चाहे एनटीपी की बात करो, किसकी, एट एसटीपी चाहे एट एनटीपी की बात करो, वहां पे ध्यान से सुनिएगा क्या बोलने वाला हूं मैं, कि अगर मान लो कि एनटीपी की बात कर रहे हो, तो एट एनटीपी, एनटीपी या एसटीपी कर दीजिए, उस पर क्या होगा ना, कि 1 मोल ऑफ गैस, 1 मोल ऑफ गैस जो है उसका वॉल्यूम जो होता है 22.4 लीटर होता है। कितना होता है, 22.4 लीटर। अगर मान लीजिए कि कोई भी 1 मोल गैस है स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर या नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो कितना हो जाएगा, 22.4 लीटर। इतना क्लियर हुआ, समझ में आया मैं क्या कह रहा हूं अभी? यस सर। अगर आपके पास 1 मोल गैस है, तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, एनटीपी पर 22.4 लीटर, या ऑफ कोर्स 22.4 लीटर। तो अगर मैं क्या करूं, यहां से जो क्लोरीन गैस निकल रही है उसका मैं मोल्स निकाल लूं, क्या निकाल लूं, मोल्स ऑफ Cl2, यानी कि N निकाल लूं, तो यहां से क्या कर दूंगा भैया, जितना मोल है उतना 22.4 लीटर कर दूं, तो अपना काम बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा, आंसर हमारा आ जाएगा। तो भाई आप लोग सुनिएगा, सारी चीजें यहाँ पे गिवन है, सिर्फ आपको नंबर्स ऑफ मोल्स निकालने हैं। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे वो सुनिएगा। यहाँ हम फॉर्मूला लगाएंगे फैराडे वाला, तो यहाँ पे क्या W इक्वल्स टू, क्या मैं ये लिख सकता हूं
कि E अपॉन F इंटू, ये हो गया आपका Z की वैल्यू, इंटू IT। लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. बाकी लोग? Yes, चलिए, sir. यस। अब यहाँ पे देखिएगा, E को भी मैं फर्दर क्या लिख सकता हूँ, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन X, ठीक है, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन मैं X लिखूंगा। तो इस केस में हमारे लिए थोड़ा सा ये बेनिफिशियल चीजें हैं कि भैया जो N की वैल्यू होगी वो मेरी 2, X की वैल्यू जो होगी वो मेरी 2 हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग देखते रहिए, सॉरी X की वैल्यू 1 होगी। एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, क्या मैं मोल्स लिखूंगा तो मोल्स क्या लिख सकता हूँ, इसको N लिख देता हूँ, N। वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? Yes, sir. मोल को क्या लिखूंगा मैं, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। और अगर मैं यहां से वेट निकालना चाहूं तो वेट इक्वल्स टू क्या लिख सकता हूं, ध्यान से देखते रहिएगा, N इंटू M लिखूंगा। और ये जो W है ना भैया, इस W की जगह मैं क्या लिख देता हूं, M इंटू M लिख देता हूं। क्यों लिखता हूं वो अब ध्यान से सुनिएगा। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि भैया W की जगह मैं N इंटू M, कैपिटल मॉलिक्यूलर जो है मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा चाहे मोलर मास, और E की जगह मैं लिख सकता हूं यहाँ पर M अपॉन X इंटू 1 अपॉन F इंटू I इंटू T। लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता? और Yes, यहाँ sir. से Yes, Yes, sir. sir. यहाँ से M कैंसिल हो जाएगा। तो अब आप जो है ना नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे। अब क्या निकाल रहे थे आप लोग, वेट निकाल रहे थे, लेकिन ये मोल वाले फॉर्मूले में बदल गया है। तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन X इंटू 1 अपॉन F इंटू I इंटू T। अब देखिएगा भैया यहाँ पे मोल निकल रहा है, वेट नहीं निकल रहा। तो यहाँ पे देखिएगा जो हमने रिएक्शन लिखा हुआ था, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 electrons. 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे जो वैल्यू हो जाएगी N की वैल्यू कितना हो जाएगी, 2। तो यानी कि यहाँ पे देखिएगा, सॉरी X की वैल्यू 2 हो जाएगी इंटू 1 अपॉन 96500। I कितना था, तो 100 एम्पियर, इंटू T की बात करोगे तो यहाँ पे देखिएगा 5 आवर्स की बात कर रहे हैं हम लोग, कितने, 5 आवर्स की। तो इसको सेकेंड में कन्वर्ट करोगे तो 5 इंटू 60 इंटू 60, और यहाँ से आप सॉल्व करिए, देखिए कितना आंसर आ रहा है, कितना मोल आ रहा है बताइए आप लोग। कितना मोल आया? जब आप लोग इसे सॉल्व करोगे तो जो मोल की वैल्यू आएगी वो 9.3264 मोल आएगा, ठीक है। अब आप लोगों से सिंपल है कि भैया 8 मोल का वॉल्यूम एनटीपी पर मैंने आप लोगों को पहले ही बता रखा है, कितना दिया हुआ है, 22.4 लीटर। तो अब एन मोल यहाँ पे कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ मोल्स 9.3264 मोल। तो अब यहाँ पे जो टोटल वॉल्यूम निकालोगे तो वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस, वॉल्यूम ऑफ Cl2 गैस कितना हो जाएगा, मोल 9.32 इंटू 22.4 लीटर। तो ये टोटल जो मोल निकल के आएगा ये आएगा 20891 लीटर। क्लियर, समझ में आ गया आप लोगों को कि भैया टोटल वॉल्यूम ऑफ क्लोरीन गैस कितना रिलीज हुआ, तो 208.91 लीटर गैस जो है क्लोरीन रिलीज हुई, ठीक है। 100 एम्पियर अगर 5 आवर्स के लिए हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस में करवाएंगे। इतना क्लियर हुआ क्या आप लोगों को? Yes, sir. यहाँ पर ये वाला इक्वेशन आप लोगों को समझ में आया क्या? यहाँ से डायरेक्टली वेट निकाल रहे थे, ये मोल में कैसे कन्वर्ट हो गया? ये वाला नहीं समझ में आया तो बताइए, एक बार और बता दूंगा मैं। Yes, sir. आ गया. चलिए मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पे बगल में मैं बताता हूँ। यहाँ पे आप लोग देखिएगा कि भाई हम क्या कर रहे हैं, W इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ले रहे हैं E अपॉन F इंटू I इंटू
टी, क्योंकि ये पूरे की जगह, ये किसकी जगह है, ये क्यू की जगह है कि नहीं। हाँ, अब यहाँ पे देखिएगा ई को भी हम फर्दर क्या कर सकते हैं, इक्विवेलेंट वेट है, इसको मैं मोलर मास अपॉन एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। Yes, sir. तो हमने क्या किया कि भैया इधर W है, इधर हमने कर दिया M अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एफ। ठीक है, ये जो है ध्यान से सुनिए 1 अपॉन एफ हो जाएगा यहाँ पे नीचे, तो वो किया इंटू आई इंटू टी। हुआ क्या, अब हम चाहते हैं ना कि इसको मोल में कन्वर्ट कर दें, किस में कन्वर्ट कर दें, मोल में। इधर आप लोग देखोगे लेफ्ट साइड वेट है, लेफ्ट साइड क्या है, वेट डिपॉजिटेड की बात कर रहे हैं। तो हमने क्या करा कि अगर मोल्स का आप डेफिनेशन देखोगे तो क्या हो जाएगा, एन इक्वल्स टू मोल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो अब इधर क्या है, इधर देखोगे कि ये वाले जो टर्म में है ना वो मॉलिक्यूलर वेट है, तो हम इसलिए वहां पे रख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अगर वेट की जगह क्या करूँ, इस रिलेशन से वेट निकालूं तो क्या हो जाएगा, एन इंटू एम होगा कि नहीं होगा, ये लेफ्ट साइड चला जाएगा। बताइए, मोल वाले फॉर्मूले से क्या यहाँ Yes, पे sir. वेट हम ऐसे लिख सकते हैं, और ये जो वेट निकल के आया ना यहाँ पे पुट कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए एन मोल नंबर ऑफ मोल्स इनटू मॉलिक्यूलर मास से। तो अब जब आप रिप्लेस करोगे ना W को यहाँ पर, तो आपको क्या मिलेगा वो ध्यान से सुनिएगा, N इंटू एम इक्वल्स टू, यहाँ पर भी मॉलिक्यूलर मास है, इधर भी मॉलिक्यूलर मास है, अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। और यहाँ से मॉलिक्यूलर मास से मॉलिक्यूलर मास कैंसिल हो जाएगा, तो ये एन क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ही तो है। तो इसलिए हमें क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स निकालने थे और सीधा 22.4 से मल्टीप्लाई कर देते तो पूरा क्लोरीन गैस का वॉल्यूम आ जाता। तो इसलिए हमने उसको सेट किया हुआ है कि नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, Yes, sir. या एक और आप लोग काम कर सकते हो बहुत सिंपली, यहाँ पर एक और मेथड यहीं पे था, उतना डिफिकल्ट या चेंज करने की जरूरत ही नहीं। आप क्या करते कि भैया यहाँ पे जो m था ना, ये आप देखिए ये वाला जो m है इसको आप इधर लेके आ जाइए, किधर लेके आइए, इधर। तो क्या हो जाएगा, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स इंटू 1 अपॉन एफ इंटू आई इंटू टी। तो अब ये क्या हुआ, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट को क्या मैं मोल्स लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, Yes, sir. इंटू आई इंटू टी। तो हमने यहाँ से इसको मोल्स में कन्वर्ट करके ये फॉर्मूला नया डेराइव हो गया। अच्छा, ये फॉर्मूला ऐसे भी बन सकता है। ठीक है, तो इस ये हमने करके इसमें वैल्यू पुट कर दिया, आसानी से हमने सॉल्व कर लिया। नंबर ऑफ मोल्स आ गए, तो एक मोल का एसटीपी पे वॉल्यूम पता है, तो जितने मोल्स हो गए उतने से मल्टीप्लाई कर दोगे आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा बहुत। यहाँ पर आप लोगों की थोड़ी बहुत वैसे एक काम करिए, ये नोट कर लीजिए क्वेश्चंस, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप लोग सॉल्व करिएगा इसको। ये दो क्वेश्चन जो है ना 6 और 9, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर जो है 9, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। Yes, sir. ले लिया. बाकी लोग सर ले लिया। गुड। अब ये 9 वाला भी आप लोग ले लीजिए, बहुत आसान है, फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है और आसानी से निकल जाएगा। 9 वाले का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप Yes, लोग। sir. ले लिया. Yes, sir. चलिए, बहुत Yes. बढ़िया। और इसको आप लोग घर पे सॉल्व करिएगा, अगली क्लास में मैं खुद डिस्कस कर लूंगा। अब बात आती है फैराडे सेकेंड लॉज। फैराडे सेकेंड लॉज में मैं थोड़ा बहुत यहाँ पे फैराडे सेकेंड लॉ जो है ना, ये कुछ भी नहीं है, फर्स्ट लॉ का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड वर्जन है। एक्सटेंडेड वर्जन का कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि भाई हमारे पास एक बीकर था, सॉरी सॉरी बीकर नहीं, हमने क्या करा कि एक सेल लिया इलेक्ट्रोलाइटिक से, ये हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है और इसमें हमने एक इलेक्ट्रोड डीप किया कैथोड, और दूसरा जो है हमने एनोड इलेक्ट्रोड हमने डीप करा है। ठीक, हमने साथ में क्या लिया, एक और इलेक्ट्रोड ले लिया। ठीक, सॉरी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया हुआ है, और यहाँ पर भी हमने क्या करा है, इलेक्ट्रोड डीप किया है। तो इसको हमने ऐसे कनेक्ट कर दिया,
और ये जो इलेक्ट्रोड था इसको हमने एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट कर दिया है। ये नोटेशन थोड़ा बहुत मेरे से गलत हो सकता है क्योंकि मेरा फिजिक्स जो है बहुत दिल से छूटा हुआ। चलिए अब ध्यान से सुनिएगा आप लोग। तो ये जो सेल है ना, यहाँ पर ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। सॉरी, पॉजिटिव इसको कर देते हैं, ये पॉजिटिव और ये टर्मिनल नेगेटिव है। तो यहाँ पर भी पॉजिटिव आएगा तो यहाँ पर क्या आएगा, निगेटिव आएगा। ठीक है, पॉजिटिव, और यहाँ पे निगेटिव है तो ये पॉजिटिव आएगा और ये आपका क्या आएगा, निगेटिव आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, इतना बताइए आप लोग। Yes, sir. Yes, sir. चलिए अब यहाँ पे आप लोग देखिए, मैं मान लेता हूं कि भैया इस वाले सॉल्यूशन में ना हमने CuSO4 डाल दिया हुआ है और इसमें क्या कर दिया हुआ है, ZnSO4 डाल दिया हुआ है। तो एक में जिंक डिपोजिट होगा तो एक में क्या होगा, कॉपर डिपोजिट होगा। अब मैं इसको मान लेता हूँ कि भैया ये हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल नंबर 1 है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नंबर 2 है। क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नंबर 1, इलेक्ट्रोलिटिक सेल नंबर 2। और ये जो दोनों फर्स्ट और सेकेंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, ये जो है ना कनेक्टेड है सीरीज में, बोथ आर कनेक्टेड इन सीरीज, both are connected in series। अब आप लोग सुनिएगा, सीरीज का कहने का मतलब क्या है, फिजिक्स में आपने पढ़ा भी होगा कि अगर ये दोनों सेल सीरीज में हैं तो अगर यहाँ पर आई करंट, ध्यान से सुनिएगा, आई करंट अगर फ्लो होके आ रहा है तो पहले वाले सेल में अगर आपका करंट आई है तो दूसरे वाले सेल में भी इक्वल करंट जाएगा कि नहीं जाएगा। Yes, सुनते sir. रहिएगा, जब अगर कोई भी चीज अगर सीरीज में कनेक्ट होगी तो पहले सेल में जितना करंट जाएगा ना उतना ही करंट किस में जाएगा, दूसरे वाले सेल में भी करंट जाएगा। यानी कि मैं मान लेता हूं टी टाइम के लिए, सॉरी, यहाँ पर अगर टी टाइम के लिए करंट हमने आई करंट फ्लो कर रहे हैं तो दोनों में ही सेम करंट फ्लो होने वाला है, सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल फर्स्ट में भी और इलेक्ट्रोलिटिक सेल सेकेंड में भी। अब बात आती है कि क्या यहाँ पर चार्ज भी सेम होगा, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप देखोगे फॉर्मूले में Q इक्वल्स टू आई इंटू टी। तो जब दोनों में सेम करंट फ्लो हो रहा है, सेम टाइम के लिए फ्लो हो रहा है, तो दोनों में चार्ज भी तो सेम फ्लो होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. ठीक है, तो अगर सीरीज में कनेक्टेड है, अगर वो लोग बोल देते हैं कि भैया ये दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल किसमें कनेक्टेड हैं, सीरीज में, तो हमें मान लेना है कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो सेम फ्लो हो रहा है, सेम टाइम के लिए करंट फ्लो हो रहा है, और जो चार्ज हो रहा है वो इक्वल अमाउंट ऑफ चार्ज जो है दोनों इलेक्ट्रोलिटिक सेल में फ्लो हो रहा है। चलिए बहुत बढ़िया। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई फैराडे सेकेंड लॉ का कहने का मतलब क्या है कि अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि भैया सेल नंबर फर्स्ट की बात करता हूँ, तो मैं यहाँ पे सेल नंबर फर्स्ट में बोल देता हूँ कि भाई यहाँ पर जो है ना W1 ग्राम जो है अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है। तो क्या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, ध्यान से सुनिएगा, Z इक्वल्स टू इंटू Q, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। Yes, sir. और मैं मान लेता हूँ कि इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट जो है E1 है पहले सेल के लिए। हमने माना कि भाई इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकेंड इक्वेशन सॉरी सेकेंड सेल में जो है यहाँ पर हमने माना कि भैया यहाँ पर जो है W ग्राम डिपॉजिट हो रहा है, W2 ग्राम। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोकेमिकल कांस्टेंट होगा वो मान लेता हूँ Z2 और Q चार्ज, क्योंकि सेम चार्ज फ्लो हो रहा है। तो यहाँ पर ये हो गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। यहाँ से आप देखोगे भैया ये Q कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर उन्होंने बोला हुआ है कि भैया वेट W1 अपॉन W2 जो है वो Z1 अपॉन Z2 के इक्वल आएगा, इलेक्ट्रोकेमिकल के इक्वल आएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ से Z की इक्वल्स टू क्या लिख दूं, E अपॉन F लिख दूं, तो यहाँ पे सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करूं इस इक्वेशंस में तो एक मॉडिफाइड इक्वेशन निकल के आएगी हमें। ध्यान से सुनते रहिएगा और मैं आगे भी लिख देता हूं यहाँ पर कि अगर मैं वैल्यू पुट करूं तो Z1 की जगह क्या हो जाएगा, सुनते रहिएगा, W1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, E1
Q अपॉन F, और यहाँ पर क्या निकल के आएगा, E2Q अपॉन F। आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. हमने क्या करा, सिर्फ जेड की वैल्यू पुट कर दी, तो जेड की वैल्यू पुट करूंगा तो Z1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, E1 इंटू Q अपॉन F, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, Z2 की जगह E2 आ जाएगा। फैराडे तो सबके लिए सेम रहने वाला है, चार्ज दोनों सेल के लिए सेम रहने वाला है। तो जब मैं अब यहाँ से डिवाइड करूंगा तो और करके मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर जो है W1 अपॉन W2 इक्वल्स टू, जब डिवाइड करूंगा तो ध्यान से सुनिए, Q F F कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा, E1 अपॉन E2 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चलिए, E1 E2 क्या है कि मान लीजिए कि यहाँ पे आप देखोगे कि भैया E1 जो है ना, इक्विवेलेंट वेट ऑफ C1 यानी कि फर्स्ट इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, और यहाँ पे E2 जो है वो सेकेंड सेल का इक्विवेलेंट वेट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कौन डिपोजिट हो रहा है, Cu2 प्लस, और यहाँ पे कौन डिपोजिट होगा, Zn2 प्लस, या कुछ और भी डिपोजिट हो सकता है, वो इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर पता चलेगा, या तो हाइड्रोजन लिबरेट हो रहा, तो उसके इक्विवेलेंट वेट की हम बात कर रहे हैं। तो इन्होंने क्या बोला हुआ है फैराडे सेकेंड लॉ में, कि यहाँ पर जो है ना, वेट जो डिपोजिट होगा ना, इन दोनों सेल के इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा। क्या होगा, इक्विवेलेंट वेट का रेशियो होगा। तो मान लीजिए कि इसमें W1 डिपोजिट हो रहा है और इसमें W2, तो करना क्या है कि भैया इसका जो क्या होगा, E1 इक्विवेलेंट वेट, और इसका क्या हो जाएगा, E2 इक्विवेलेंट वेट, दोनों का रेशियो होगा, जो यहाँ पर आप लोगों ने फॉर्मूले में अभी देखा होगा। इतना समझ में आया आप लोगों को? Yes, sir. sir. एक बार यहाँ पे देखिए ये स्टेटमेंट कि when the same quantity of charge is passed through the different electrolytes, then the mass of different substance deposited at respective electrode will be in the ratio of their equivalent masses, यानी कि उनका रेशियो हो जाएगा इक्विवेलेंट मास के इक्वल। W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2, ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। अब इसके रिगार्डिंग एक न्यूमेरिकल्स करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, और हमारे पास सिर्फ 3 मिनट है, 3 से 4 मिनट तो ये न्यूमेरिकल हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में, इन एन इलेक्ट्रोलिसिस experiment a current was passed for 5 hours through 2 cells connected in series। connected in series का मतलब इन्होंने बोल दिया ना कि भैया ये जो कुछ भी है सब सेम है, चार्ज भी सेम है, करंट भी सेम है, और जो कुछ भी है उसका सेम है। इन्होंने बोला कि मान लीजिए कि एक सेल है और दूसरा ये सेल है, और दोनों को हमने कनेक्ट करा है। तो दोनों को जैसे इन लोगों ने कनेक्ट करा है सीरीज में, और कितने टाइम के लिए, तो T इक्वल्स टू 5 आवर्स, ठीक है। फर्स्ट सेल कंटेन्स अ सॉल्यूशन ऑफ गोल्ड, मान लीजिए कि ये भैया सॉरी AU है, AG नहीं होगा, क्या होगा, AU फर्स्ट सेल, ये सेकेंड सेल, एंड गोल्ड, एंड सेकेंड सेल कंटेन्स कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस, यानी कि कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस 9.8 ग्राम ऑफ गोल्ड वाज डिपॉजिटेड। तो दूसरे में जो है भैया Cu2 प्लस है, और यहाँ पे AU प्लस है, ठीक है। तो AU3 प्लस आगे मेंशन किया हुआ है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस इतना दिया हुआ है, और 9.85 ग्राम ऑफ गोल्ड वाज डिपॉजिटेड। कितना डिपॉजिट हो रहा है गोल्ड, बताइए, 9.85 ग्राम डिपॉजिट हो रहा है इन द फर्स्ट सेल। इफ द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड इज +3, यानी कि गोल्ड का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है, ठीक है। और कॉपर का ऑब्वियसली आपको पता ही है कि भैया ये कितना होता है, +2 होता है डिपॉजिटेड। फाइंड द अमाउंट ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड ऑन द कैथोड इन सेकेंड सेल। तो कुछ करना ही नहीं भैया, इसको मान लीजिए W1, इसको W2, तो W1 अपॉन यहाँ पे क्या हो जाएगा, W2 इक्वल्स टू यहाँ पे E1 अपॉन E2, इक्विवेलेंट वेट होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। Yes, sir. चलिए, अब ध्यान से सुनिए, आप लोग मुझे बताइए AU का अगर इक्विवेलेंट निकालना है
तो यहाँ पे हमें वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले निकालना क्या है हमें, वो देखिएगा, हमें W2 निकालना है। तो W2 के लिए हम एक काम करते हैं कि भैया ये W2 के लिए हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, W1 E2 अपॉन E1, ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? Yes, sir. ठीक है, चलिए अब आप लोगों को E1 E2 निकालना है। W1 यहाँ पर जो है वो गिवन है 9.85। E1 निकालना होगा तो यहाँ पे AU पे इन्होंने 3 चार्ज बताया हुआ है। AU का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, कोई बताएगा मुझे? मॉलिक्यूलर वेट ऑफ गोल्ड, AU का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है? AU का मॉलिक्यूलर वेट 197 और इस पे इन्होंने बताया है कि यहाँ पे देखिए 3 चार्ज बताया हुआ है। तो आप एक काम करिए, 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये इसका क्या निकल के आ गया, इक्विवेलेंट वेट निकल के आ गया। और कॉपर का जब आप E2 निकालोगे तो इसका मॉलिक्यूलर वेट होता है 63.5 और इस पे चार्ज कितना होता है 2, तो इससे आप डिवाइड कर दीजिए तो इसका इक्विवेलेंट वेट आ गया। W1 यहाँ पे गिवन है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना है। W1 जो हो जाएगा 985 इंटू E2 जो है वो हो जाएगा आपका 63.5 अपॉन 2 अपॉन यहाँ पे आप देख लीजिए E1 की जो वैल्यू है वो कितनी दिए हुए है 197/3, और ये वैल्यू जब आप पुट करके सॉल्व करोगे तो आपको W2 निकल जाएगा। निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा बताइए आप? Yes, sir. तो ये फैराडे सेकेंड लॉ यूज करके आप लोग ऐसे निकाल सकते हो। कितना आ रहा है बताइए तो इसको। ये आएगा 4.7625, Yes, sir. 4.7625 ग्राम। ठीक है, तो इक्विवेलेंट वेट निकालना बहुत आसान है। जो आयन से जितना चार्ज है उसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड कर दो, अपना काम खत्म। इतना इक्विवेलेंट वेट में कोई बड़ी तोप नहीं है। चलिए इसके न्यूमेरिकल्स आप लोग सॉल्व करिएगा। ठीक, फिलहाल